गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था केपलर्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जाना था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स मोशन, जितने प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसके अंदर सन जो होता है किसी एक ऑर्बिट पेंट होता है। साथ ही साथ इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसे पेरिलियन और फारेस्ट पॉइंट को एपिलियन भी कहते हैं। इसके अलावा हमने सेकंड केपलर्स लॉ भी जाना था। उसके अकॉर्डिंग लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने जाना था। साथ ही साथ ये भी बोला था एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की, वो हर पॉइंट पर सेम होती है। एरियल वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आज हम उस सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे, उसके डिडक्शन करेंगे किस प्रकार से। और हमने ये भी जाना था कि हम सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया कहते हैं और ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो हाँ, प्रूफ फॉर सेकंड केपलर्स सेकंड लॉ, प्रूफ फॉर केपलर्स सेकंड लॉ केपलर्स सेकंड लॉ का प्रूफ अब हम यहां देखेंगे। हमारे पास जो था ये इस तरीके की सरफेस थी। वी आर गोइंग टू हैव सरफेस एंड हियर we are going to have a sun like that। हमारे पास ऐसे एक सन था और सन जो था उसकी यहां से एक एरिया ये था और एक एरिया ये था। इस तरीके से एरिया था। हमारे पास ये पॉइंट जो था S1 था। S माना हमने यहाँ P1 P2, यहाँ P3, यहाँ P4। यहाँ से ये हमारा प्लैनेट जो था इधर जा रहा था और प्लैनेट की एंगुलर वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी इधर की साइड जा रही थी। इस तरीके से प्लैनेट हमारा रोटेट कर रहा था। प्लैनेट का 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, इस तरीके से प्लैनेट रोटेट कर रहा था। और जो उसके एरियाज थे, एरिया ऑफ प्लैनेट, यहां से हमने जब बात एरिया की तो एक एरिया हमारे पास ये था जो कि उसने स्वीप किया टाइम टी में, और दूसरा एरिया हमारे पास था ये वाला। दूसरा एरिया ये था जो कि उसने ये भी टाइम टी में स्वीप किया। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकंड केपलर्स लॉ कि जो एरिया एरिया P1S P2 P1S P2 जो है बराबर होगा एरिया P3S P4 की। अगर दोनों इक्वल इफ बोथ एरिया स्वीप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टी, और दोनों के दोनों एरिया जो है इक्वल टाइम इंटरवल में स्वीप किए गए हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। और हमने इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। और ये जो वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर वर्क करता है। एंगुलर मोमेंटम, इट वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर वर्क करता है।
इसके बाद ये सारी बातें होने के बाद में हमने एक वैल्यू निकाली थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो कि सॉलिड सॉलिड एंगल के ऊपर था, या रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन के बारे में था। उसमें हमें हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिली थी एल वेक्टर इक्वल्स टू 2m मॉडुलस a अपॉन dt वेक्टर के बराबर, दैट इज एरियल वेलोसिटी। ये हमारे पास ये एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी, इट इज मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज एंगुलर मोमेंटम। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकल के आई थी। एरियल वेलोसिटी की टर्म में इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अपने एंगुलर मोमेंटम की, जो जिस एंगुलर मोमेंटम से हमारे प्लैनेट रोटेट करेंगे या कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, वो हमारे पास इस फॉर्म में आ सकता है। नाउ हमारे पास एक टॉर्क का फॉर्मुलेशन होता है। टॉर्क जो होती है वो फोर्स होती है जो कि रोटेशनल मोशन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, टॉर्क एक्टिंग on the planet along the line of action, along the line of action, जिस लाइन से एक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क हमारी कितनी लगती है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ, आर वेक्टर, ये फुल वेक्टर लेंगे, टॉर्क फुल वेक्टर की फॉर्म में हमारे करके आती है। यहाँ पे रेडियस हमारा जो प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक का ये जो है रेडियस ही है हमारा, और फोर्स जो कि प्लस वन और ये दोनों लगा रहे हैं। हम जैसे जानते हैं जो ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में जो एंगल बनता है सन और प्लैनेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, थीटा की वैल्यू जो होती है वो 180 के बराबर होती है। थीटा की वैल्यू जो होती है वो 180 के बराबर होती है। सो टॉर्क की वैल्यू अगर हम निकालें तो आर, अगर हम इसे सिंपल मैंने लिखें, जैसे हम लिखें एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। नाउ थीटा की वैल्यू हमारे पास इस कंडीशन में, प्लैनेट रिवॉल्व करने की कंडीशन में आ जाती है 180 के बराबर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या ऑप्टेन होता है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आर एफ साइन 180 एन यूनिट वेक्टर, साइन 180 पर 0 के बराबर होता है। सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आर एफ, यहां हम 0 ले लेंगे, 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो 0 के बराबर आ जाती है। टॉर्क जो होता है उसका एक फॉर्मुलेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। हमने यहाँ पे पढ़ रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है। तो वी हैव टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, डी एल डी टी वेक्टर के फॉर्म में हमें टॉर्क की वैल्यू ऑब्टेन होगी। इट इज वैल्यू ऑफ टॉर्क वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ जैसा हमने जाना इस कंडीशन में हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आई थी वो 0 थी, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई।
तो डी एल वैक्टर डी टी की वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी एल वैक्टर डी टी इक्वल टू जीरो के बराबर। एल की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं इसे, हम मॉडल्स को डालेंगे, सिंपल सा एरिया लिखेंगे, डी डी टी टू एम डी टू एम अपॉन ए अपॉन टी। हाँ, हमारे पास ये वैल्यू करके आती है एंगुलर मोमेंटम की। मॉडल्स को हम ऐसे लिखेंगे, सारा वैल्यू, हाँ हम जो कहना चाहते थे, ये d अपॉन डी टी यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है L जो हमारा हो गया कांस्टेंट हो जाएगा, L की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी जब डिफरेंशिएट, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जब हम किसी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आता है, तो L हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टू एम डी ए डी टी भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। और टू, ये तो कांस्टेंट, ये भी जो मास था वो तो कांस्टेंट है ही है, और ये हमारे पास एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी है, इट इज द एरियल वेलोसिटी वी आर गोइंग टू हैव। तो जब हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमारा डी ए डी टी भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। और यही हमारा लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी होती है प्लैनेट की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन कांस्टेंट। सो हम सेकंड लॉ को यहां पे लिख देते हैं, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट sweep equal area in equal interval of time, in a equal interval of time. Line sweep during the planet sweep equal area in equal interval of time, and aerial velocity, aerial velocity of planet remain constant। एयर वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहती है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, line joining the planet from the sun sweep equal area in equal interval of time, planet to the sun, to sun sweep equal area in equal interval of time, and साथ है एरियल वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम रिमेन कांस्टेंट। टाइम के हिसाब से एरिया में चेंज आता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके लिए हमने जैसा जाना कि अगर ऐसा होना है तो उसकी स्पीड में तो चेंज आएगा, एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो उसकी बॉडी की स्पीड में चेंज आएगा, देयर मस्ट बी चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। हाँ, टू टेक एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, देयर शुड बी चेंज, देयर शुड बी चेंज हाँ द स्पीड ऑफ प्लैनेट, स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हैं उसकी स्पीड में चेंज होना जरूरी है, देयर शुड बी नेसेसरी टू टेक चेंज इन द स्पीड, स्पीड में चेंज आना जरूरी है। हम यहां देख पा रहे हैं कि जो हमारा P3 P3S जो है, P3S छोटा है
P2S से। जो हमारा ये डिस्टेंस है P3S, ये छोटा है इस डिस्टेंस। तो इसके काउंटर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा P3 P4 होगा, P3 P4 ये जो एरिया है ये ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P1 P2 से। ये एरिया हमारे पास ज्यादा होगा। और ये अगर हम दोनों साइड टाइम t से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? अगर हम इस वेलोसिटी को v34 बोलें वो ज्यादा होगी और एज कंपेयर टू v12 से। तो हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंज आता है। तो और कैसे चेंज आता है? जो प्लैनेट सन के पास में होते हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये नियर नियर है, ये फार है, फार फ्रॉम सन। तो हम ये कह सकते हैं प्लैनेट नियर द सन मूव विद प्लैनेट नियर द सन मूव विद हाई वेलोसिटी, तो हाई स्पीड। वहीं प्लैनेट अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सन मूव विद लेस वेलोसिटी, लेस स्पीड या वेलोसिटी। जो प्लैनेट सन के पास में होगा वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। और वहीं जैसे कि यहाँ पर हम आए, यहाँ पर प्लैनेट की स्पीड हाई होगी क्योंकि ये सन के पास में है। और वहीं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्पीड उसकी लेस होगी क्योंकि ये सन से दूर है। तो ये सारी बातें हमारी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए थी। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट वी हैव केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ ये क्या कहता है? सो वी हैव अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड taken by planet is directly proportional, is directly proportional to the cube of semi-major axis, to the cube of semi-major axis, semi-major axis। तो केपलर्स थर्ड लॉ में बताता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड जो कि प्लैनेट लेता है सन की चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होता है। दैट इज टाइम इज स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम मेजर एक्सिस। ये देखिए हमारे पास ये एक ऑर्बिट है इस तरीके से, ये इसका सेमी आर डिस्टेंस है। और इस ये प्लैनेट जो है यहाँ से रोटेट किया इस प्लैनेट ने, और टाइम टी इसे लगा
टाइम टी से लगा, ये इसका ओरिजिन है, ये मेजर एक्सिस है इसकी, मेजर एक्सिस या सेमी मेजर, मेजर एक्सिस इलेप्टिकल ऑर्बिट की, क्यूब और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है और वो आर क्यूब के बराबर है। तो इस फॉर्मेट में हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर हम इससे किसी कॉन्स्टेंट लगा दें तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट की बराबर निकल के आता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ। देखिए, जो एक प्लैनेट होता है उसे सन से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो लगा रहा होता है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। नाउ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू में पता है, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ सन और मास ऑफ प्लैनेट, आर जो डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, आर जो सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है हमारे पास, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, वो था एम बी स्क्वायर आर के बराबर। एम बी स्क्वायर आर के बराबर हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आता है। नाउ v जो है, अगर हम कहें v की वैल्यू हमारे पास होती है आर ओमेगा, आर ओमेगा के बराबर वैल्यू आती है। तो आर ओमेगा हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास, एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारी, जी एम एम अपॉन के आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हुआ तो वैल्यू बनती है हमारे पास जी एम एम अपॉन का आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये वैल्यू निकल करके आती है। जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई अपॉन टी के बराबर। वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो है 2 पाई अपॉन टी पुट कर देंगे। वी आर गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई टी। तो हमारे पास आती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया एम आर 2 पाई टी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर 4 पाई स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास। अब यहां पर हमारा m से m हमारा कैंसिल कर दिया, हमने m से m को कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, r क्या बचा हमारे पास, तो यहां ले लेते हैं। वी हैव जी एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर
टी स्क्वायर ये वैल्यू निकल के आती है, और इन्हें इधर उधर करने पर मतलब क्या आती है, टी स्क्वायर हम इधर लेंगे और ये बराबर होगा 4 पाई जी एम, 4 पाई जी एम, और आर को जब हम यहाँ लेंगे तो आर क्यूब, 4 पाई जी एम आर क्यूब के बराबर वैल्यू हमारी निकलेगी। 4 पाई जी एम आर क्यूब के बराबर वैल्यू हमारी निकली। जी एम इधर आ गया, टी स्क्वायर इधर आ गया, 4 पाई इधर आ गया। जो ये हमारी पास वैल्यू है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ सन कांस्टेंट है, ग्रेविटी ये भी जी भी कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया। तो इसको देख करके हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी जो है आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारे पास 4 पाई जी एम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इट इज टोटल कांस्टेंट। जो हमारे पास ये वैल्यू है वो टोटली कांस्टेंट है, ये वैल्यू हमारे पास टोटली कांस्टेंट है। और ये हमने यहाँ पे जी एम को इधर लेके 4 पाई को लेके और टी स्क्वायर को इधर और इधर रिप्लेस करने पर टी स्क्वायर और ये वैल्यू इधर आई, और इसे हमने यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा केपलर्स थर्ड लॉ भी प्रूफ होता है। नोट इट डाउन। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं वैल्यूज के बारे में। आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने प्रूफ देखा केपलर्स सेकंड लॉ का, और केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में हमने जाना। जो केपलर्स सेकंड लॉ होता है वो कहता है कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो लाइन प्लैनेट को ज्वाइन कर रही होती है, प्लैनेट को ज्वाइन कर रही होती है, वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। और ये वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। अगर टाइम टी पर दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, तो एरिया जो P1 S P2 और एरिया P3 S P4 दोनों आपस में इक्वल होंगे। बोथ द एरिया आर गोइंग टू इक्वल टू ईच अदर। हमने इसका कैसे प्रूफ निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे L इक्वल टू 2m रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी के बराबर है। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास थी, टॉर्क इक्वल टू आर वेक्टर एफ वेक्टर के बराबर थी। लाइन ज्वाइन कर रही हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 के बराबर बनता है। हमने थीटा की 180 रखा, 180 रखने पर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, और 0 के बराबर, और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो 0 के बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब क्या है, हमारा L कांस्टेंट है। जब L कांस्टेंट है तो हमारे पास 2m8 dt इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये d/dt जो एरियल वेलोसिटी है वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरीके से हमने एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट किया। साथ ही साथ हमने बताया कि अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, एरिया को इक्वल रखने के लिए इसकी स्पीड को चेंज होना पड़ेगा। तो हमने देखा सॉल्व करने पर कि जो प्लैनेट पास में होते हैं नियर द सन वो ज्यादा स्पीड ट्रेवल करते हैं, वही जो प्लैनेट दूर होते हैं सन से उनकी स्पीड कम होती है, ताकि वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर सकें और एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख पाएं। नेक्स्ट इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू क्यूब और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड जो कि सन को या किसी प्लैनेट को लिया जाता है एक रिवॉल्यूशन करने के लिए। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और कह सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। हमने यहाँ पे लिया
ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों सेम होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्लैनेट के बीच में लग रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रोटेट कराने में हेल्प कर रही है। बोथ द फोर्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो जब हमने इन दोनों फोर्स को इक्वल रखा, वी की जगह आर ओमेगा रखा और फिर हमने ओमेगा के 2π/t रखा और सॉल्व करते हुए गए, तो हमने यहाँ पे इसे प्रूव किया T² = R³। इस प्रकार से हमने केपलर थर्ड लॉ को भी प्रूव किया। नोट इट डाउन।